हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर, जहां पे आज मैं आपको बताने वाला हूं 3 मार्क्स और 5 मार्क्स यानी 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में किस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपको लिखना किस बेस पे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। तो फाइनली मैं बहुत ढेर सारा आज क्वेश्चन लेकर आया हूं। लिखना नहीं है, रट्टा नहीं लगाना है, क्लास के माध्यम से समझना है और पेपर में हूबहू जाके आपको छाप देना है। जो बहुत ही टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इसी तरह से वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और जितना ज्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करें। तो फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का ऑल, याद रखिएगा, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसके बारे में से? तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा, हम लोग आज डिस्कस करेंगे 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में कोई भी क्वेश्चन आए तो हम लोग को लिखना किस बेस पे है। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले सर क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने हो गया सर, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स के पूछे गए हैं। कितना मार्क्स का? 3 मार्क्स का। एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं? समझना है, रट्टा नहीं लगाना। एयरफोन लगाइए अगर है तो, और सुनते रहना है। रट्टा लगाने का समय और नहीं बचा हुआ है, ठीक है। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? थोड़ा सा अपने देहाती लैंग्वेज में समझ लीजिए। एक ध्रुवीयता का मतलब होता है कि एक ही व्यक्ति का दबदबा, एक ही राज्य का दबदबा, एक ही देश का दबदबा। तो यहाँ पे मेनली जो बात किया गया ना, वो एक देश का दबदबा के बारे में बात की गई थी। अब सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुई थी, उस समय शीत युद्ध की शुरुआत हुई। शीत युद्ध की समाप्ति होने के बाद, जैसे शीत युद्ध की समाप्ति हुई, पूरी दुनिया में 2 देश उभर कर सामने आए थे, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका। तो अमेरिका उस समय सबसे शक्तिशाली देश थे। वो छोटे छोटे देश को खरीदने के लिए, वो मतलब उनका अपने पक्ष में, अपने सपोर्ट में करने के लिए छोटे छोटे देश को रकम भेजते थे, अपने अर्थव्यवस्था सही कर जाइए, आपको अर्थव्यवस्था आप सही कर लीजिए। तो इस तरह से छोटे छोटे देशों को लगता था ना कि अमेरिका हमें मदद कर रहे, हमें अमेरिका का सपोर्ट में आना चाहिए। लेकिन उनको यह नहीं पता है कि अमेरिका हम सबको एक ही जाल में फंसा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझेंगे। एक ध्रुवीय का अर्थ है विश्व पर किसी एक महाशक्ति का प्रभुत्व होना। मतलब एक ध्रुवीयता का अर्थ होता है, मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है कि विश्व में किसी एक महाशक्ति, कोई ऐसा देश है जिसका दबदबा हो, वही महाशक्ति विश्व में शांति स्थापित कर सकता है और वही पूरी दुनिया में शांति स्थापित कर सकता है, और तथा छोटे छोटे देशों के बीच युद्ध करवा सकता है, और छोटे छोटे देशों के बीच युद्ध करवा सकता है। और युद्ध करवाने के बाद देखिए अमेरिका का कूटनीति आप लोग समझेंगे ना तो आपको याद आएगा, याद रखिएगा, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह अमेरिका बड़ा सा देश है, अमेरिका छोटे छोटे दो मान लेते 3-4 देश है छोटे छोटे। अब अमेरिका क्या करते हैं ना, इनको लड़ा रहे, इनको और इनको, मतलब इनको बोल रहे अरे आपके बारे में ना ये ऐसा कह रहा था, और ये इनको जाके कह रहा है अमेरिका कि अरे पता है आपको ये ऐसा कह रहा था। दोनों आपस में लड़ गए। अब लड़ने के बाद मदद कौन करेगा भाई? हथियार कौन देगा? अमेरिका इनको भी दे रहा है, इनको भी दे रहा है। इसको ना इसको पता चल रहा है ना इनका वाला इनको पता चल रहा है, और इस तरह से दोनों देशों को लगने लगा कि अमेरिका हमें सपोर्ट कर रही है, और इस तरह से दोनों को अपने माया जाल में फंसा लेता था। कौन? अमेरिका, ठीक है। बहुत कूटनीति वाला देश है, तथा अपना प्रभाव डालकर किसी देश की विदेश नीति को अपने नियंत्रण में ले सकती है। इसे ही एक ध्रुवीयता कहते हैं। बस इतना लिखना है और 3 मार्क्स अपने कॉपी पे लेकर आ जाना है। आशा करते हैं कि इस तरह क्वेश्चन आ गए तो इजीली से आपको समझ में आ गया होगा। ताशकंद समझौता 3 मार्क्स का। कितना मार्क्स का मेरे शेर और शेरनियों? 3 मार्क्स का ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को हुआ। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 10 जनवरी 1966 में हुई थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कब हुई थी, तो 1966 में हुई थी। एक शांति समझौता था, और यह एक मात्र शांति समझौता था। इस समझौता के अनुसार यह तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग एक दूसरे के खिलाफ नहीं करेंगे। मतलब यहाँ जो हम लोग मेनली जो बात करें ताशकंद समझौता, जो 10 मई 1966 को जो हुई थी, इसमें बताया गया था कि इसमें हम लोग सबसे बड़ी मुद्दा की बात करेंगे वो है शांति स्थापित करना। ना आप हमारे देश पर हमला करेंगे, ना मैं आपके देश पर हमला करूंगा। मैं जिस तरह से बोल रहा हूं इसी तरह से आपको लिखना है। ना आप मेरे देश में हमला करेंगे, ना मैं आपका देश में हमला करूंगा। दोनों देशों के बीच में यह तय हो चुका है, ठीक है। और अपने झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से तय करेंगे। और कोई भी मान लेते फिर भी अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो हम लोग दोनों आपस में बैठकर आपसी बातचीत करके शांतिपूर्वक इसका समाधान करेंगे। यह है सर हम लोग का ताशकंद समझौता। आशा कर रहे हो तोहनी हमारे बतवा बुझी गई। आशा कर रहे हो ना, तोहनी बुझल पा लेना दोनों क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का पूछा गया था, ठीक है। यह क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का आएगा। वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण
निजीकरण, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, ये सब क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है जो हर साल बार बार पूछे जाते हैं, तो पता होना बहुत जरूरी है। बात करते हैं सर हम लोग कि वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष से तात्पर्य यह है, वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष से तात्पर्य यह है वैश्वीकरण द्वारा विश्व में आने वाले बदलाव। मतलब वैश्वीकरण का मेनली अगर मैं बात करूं ना आप लोगों का मीनिंगफुल क्या होता है, तो बदलाव होती है, चाहे वो इंडस्ट्रियल फैक्ट्री के सेक्टर में हो, वातावरण के सेक्टर में हो, वायुमंडल के सेक्टर में हो, पर्यावरण के सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में बदलाव होना चाहिए, उसी को हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने दुनिया भर में कई प्रकार के महान आर्थिक परिवर्तन उत्पन्न कर दिया, जिससे हम विश्व आर्थिक ढांचा के बदल गया है, जिससे विश्व की आर्थिक ढांचा बदल गई है। दूसरा मैं बात करूं वैश्वीकरण की, तो वैश्वीकरण क्या होता है कि कोई भी दूसरा देश हमारे देश के साथ, वहां के व्यक्ति हमारे यहाँ पे, वहां के व्यक्ति हमारे यहाँ पे बिना रोक टोक यहाँ पे आकर व्यापार कर सकते हैं, यहाँ के व्यक्ति वहां पे जाकर अमेरिका में अपने सामान को बेच सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं सर वैश्वीकरण, जिससे व्यापार, जिससे हम लोग बोल सकते हैं सर विदेशी संबंध और स्ट्रांग होती है। समझिएगा, आमतौर पर वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष के आधारभूत पहलू निम्नलिखित है। एक एक पॉइंट को समझिएगा क्या क्या पहलू दिया हुआ है। अगर मैं पहलू नंबर 1 की मैं बात करूं तो वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी तथा तकनीक का विश्वास, विश्व में बाधा रहित प्रवाह का होना। मतलब खुद के अंदर विश्वास हो और दूसरे देशों के अंदर भी ये विश्वास हो कि अगर ये हमारे देश पर आकर व्यापार कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का हथियार लेकर नहीं आएंगे। विश्वास होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए। अगर वो देश हमारे अमेरिका वाले हमारे देश में आकर अगर व्यापार करना चाहते हैं तो हमें भी विश्वास होना चाहिए वो इस तरह से करेंगे नहीं। आते हैं सर पॉइंट 2, वैश्विक आर्थिक संस्थाओं अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का बढ़ता हुआ प्रभाव। और इससे क्या होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो होती है इसमें काफी ज्यादा हमें बढ़ते देखने को मिलते हैं। क्यों, ऐसा क्या बात है? क्योंकि देखिए अगर कोई देश विदेश वाला हमारे देश में आते हैं और हमारे वाला विदेश में जाते हैं तो कोई भी सामान हमारे देश में जो उत्पन्न होती है, जो सबसे अधिक मात्रा में होती है, और हमारे देश में जितना खपत करना चाहिए उतना हो जा रही है, उसके बाद भी बच जा रहे हैं, तो बचने के बाद जो माल को हम लोग दूसरे देश में जाकर बेचते हैं ये हमारे प्रॉफिट होती है। इससे हमारी आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। विश्व में बढ़ती आर्थिक समृद्धि के साथ बढ़ती आर्थिक विषमता, बहुराष्ट्रीय कंपनी का फैलता हुआ प्रभाव। और इस तरह से दिन प्रतिदिन क्या होती है, कंपनी जो है ना बढ़ती जाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां दिन प्रतिदिन क्या होती है, बड़ा होते जाते हैं। आशा करते हैं कि आर्थिक पक्ष के बारे में अगर इस तरह से क्वेश्चन आए आपके पेपर में तो आप लोग इजीली से लिख पाएंगे या नहीं, एक बार डन कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का आएगा। दलित पैंथर्स आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ, इसकी मुख्य मांगे क्या थी? जो दलित था ना, दलितों का विरोध, दलितों के प्रति जो लोग छोटा जाति समझकर उसको दबाव देना चाहते थे, इसका मतलब आपसे पूछा गया ये किस राज्य में शुरू हुआ था, और दलितों के लिए जो लोअर कास्ट के थे वो किस उसका मांग क्या था, ये आपसे पूछे गए। समझिएगा, महाराष्ट्र में दलित आंदोलन द्वारा 1972 में यह संगठन बना। कहां पे, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में दलित के द्वार हेतु 1972 में यह संगठन बना। इसके द्वारा उठाए कदम निम्नलिखित है। पहला कदम क्या था, जाति प्रथा पर आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए उन्होंने पहला कदम उठाया था कि जाति प्रथा को समाप्त कर दिया जाए। किसने? दलितों का कहना था। पॉइंट नंबर 2, आरक्षण के कानून तथा सामाजिक न्याय करने का कदम उठाया जाए। आरक्षण मतलब जैसे मान लेते हैं हम लोग एसटी में है, एससी में है, तो हमारे लिए कुछ विशेष प्रावधान होना चाहिए। अगर हमें लोअर कास्ट के माध्यम से अगर आप लोग देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उपाय होना चाहिए ना, हमारे लिए कुछ तो फैसिलिटी होनी चाहिए। तो उन लोगों के आरक्षण का मांग था, सामाजिक न्याय और न्याय के लिए भी इन लोगों की मांग थी कि हम लोगों को लोग दलित कह रहे, लोअर कास्ट कह रहे, ऐसे क्या है हमारे अंदर में जिस कारण से हमें लोग लोअर कास्ट कह रहे। ठीक है, नहीं कहना चाहिए था। भीमराव अंबेडकर लोअर कास्ट के थे, आज भी दिल से सैल्यूट करता हूं उनको। उन्होंने जो करके देखा पूरी दुनिया के इंसान कोई नहीं कर पाएंगे। उन्होंने पूरे भारतीय संविधान को लिख डाला जिसको स्कूल से निकाल दिया गया था। सोचिए, ऐसा से व्यक्ति कामयाब होते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का आएगा। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का मतलब होता है अमेरिका पर जिन आतंकवादी लोगों ने आक्रमण किया। अच्छा, आप लोग एक फिल्म देखे होंगे 9/11। क्या था 9/11? पूछा जाता है कि 9/11 का आतंकवादी घटना किस देश में हुई थी? 9/11 आतंकवादी घटना किस देश में हुई थी? तो बताएंगे सर अमेरिका में हुआ था। कहां पे? अमेरिका। ठीक ना, वही आपसे क्वेश्चन यहां पे पूछे गए हैं।
समझने की सिर्फ कोशिश कीजिएगा। अमेरिका पर जिन आतंकवादी लोगों ने आक्रमण किया, बाद में अमेरिका ने ऑपरेशन एंडोरियन फ्रीडम के द्वारा एक अभियान चलाया। अमेरिका ने सोचा अच्छा हम इतना कामयाबी वाला देश है, इतना शक्तिशाली वाला देश है और हमारे ऊपर आकर हमला करेंगे, उसके विरुद्ध एक चला दिया क्या अभियान। क्या नाम था? ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम चलाया और अमेरिका पर जिन लोगों ने, जिन आतंकवादियों ने आक्रमण किया था उन पर हवाई हमला किया। जिन जिन आतंकवादी ने अमेरिका पर आकर हमला किया था उसी आतंकवादी को उन्होंने हवाई हमला, वायुयान के माध्यम से उन पर हमला कर दिया अमेरिका ने, ठीक है, जिससे पूरी दुनिया में आतंकवादी का अंत हो गया। और जिससे पूरी दुनिया में मतलब ऐसा हमला हुआ था, अमेरिका ने ऐसा हमला किया था कि पूरी दुनिया के आतंकवादी पूरा डर गए थे, कांप गए थे और वो सोचे आज के बाद फिर हम लोग हमला नहीं करेंगे। इसी ऑपरेशन को हम लोग एंडोरियन फ्रीडम कहते हैं। इसी ऑपरेशन को हम लोग एंडोरियन फ्रीडम के नाम से हम लोग जानते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोगों को मैंने चीख कर पढ़ाया था यूएनओ के बारे में। किसके बारे में? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर में है, ठीक है, अमेरिका के। आपसे यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, याद रखिएगा, इनका उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये 193 देशों का संगठन है। यूएनओ जो है 193 देशों का संगठन है। पर आपसे पूछा गया है यहाँ क्या इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मेनली इसका उद्देश्य क्या है? इस संगठन को बनाने में अगर 193 देश एकजुट हुए हैं, इसका मकसद क्या है? समझिएगा। पॉइंट नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना मतलब 193 देश में से कोई भी देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। भिन्न भिन्न राष्ट्र के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध का बढ़ावा देना। और हम लोग जो अलग अलग जो देश है, हम लोग 193 देश है, हम लोग एक दूसरे को सहयोग करेंगे और इस तरह से हम लोग की मैत्रीता, दोस्ताना संबंध और दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और इस तरह से विदेश नीति भी बढ़ेगी। हम लोगों के दोनों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। दूसरा उद्देश्य। तीसरा क्या था सर? आपसी सहयोग द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानव ढंग की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करेंगे। और अगर कोई भी विपत्ति आती है, कोई भी समस्या आती है, चाहे वह सामाजिक का हो, आर्थिक मामले हो, सांस्कृतिक मामले हो या मानविक मामले हो, हम लोग आपस में हम लोग बैठकर बातचीत करके इस समस्या का सॉल्यूशन निकालेंगे। इसका तीसरा मकसद था। चौथा मकसद की मैं बात करूं, ऊपर दिए गए हितों की पूर्ति के लिए अलग अलग राष्ट्रों को कार्यवाही में तालमेल करना। यह हमारा याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य 4 उद्देश्य जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, इसको अच्छे ढंग से कर लेना है और जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया हो ना, उसी बेस पे आप लोगों को लिखना भी है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव को लिखिए। जो हम लोगों का हरित क्रांति है, इसके नकारात्मक प्रभाव यानी नेगेटिविटी क्या है? पॉजिटिविटी भी तो है, लेकिन नेगेटिविटी क्या है, ये आपसे पूछे गए। और ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का छपा था। कितना मार्क्स का? मेरे शेर नहीं हो, 3 मार्क्स का। समझिएगा, हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव। हरित क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव परिणाम है क्या? समझिएगा। पॉइंट नंबर 1, कृषि क्षेत्र के मशीनीकरण से रोजगार के अवसरों में कमी हुई। आप बताइए, अब थोड़ा सा बताइए। लोग ना पहले काम करने के लिए जहां पे 10 व्यक्ति लगते थे, जहां पे 10 मैन का आवश्यकता होती थी, वहां पे अब एक मशीन लाया गया है। क्या? एक मशीन लाया गया और इस मशीन में सिर्फ 3 ही व्यक्ति इस मशीन को चलाते हैं और काम बन जाता है। तो इस तरह से हरित क्रांति लाने से हमें लगता है कि मजदूरी की संख्या में कमी हो गई है, मजदूरी की संख्या कम कर दिया गया है, साथ ही साथ लोग दिन प्रतिदिन बेरोजगार बनते चले गए हैं। पॉइंट नंबर 1 नकारात्मक पहलू यही था। कृषि के क्षेत्र में मशीन से रोजगार के अवसरों में कमी हुई, लोगों को रोजगार अब नहीं मिलने लगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी फैली और दिन प्रतिदिन ग्रामीण जो क्षेत्र थे, किसान लोग, गरीब किसानी जो थे, गांव के लोग ही ना किसान करेंगे, किसानी लोग होते हैं, तो किसान क्या होते थे, दिन प्रतिदिन जो है वो बेरोजगारी होती चले गए, बेरोजगारी फैल गई और ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन होता। अब देख रहे हैं कि गांव पे हमारे यहाँ पे किसान जो फार्मर लोग थे, यहाँ पे हम लोग का पहले 10 व्यक्ति हम लोग मिलकर काम करते थे, अब हमारे यहाँ पे मशीन लाया गया। अब 10 में से 3 व्यक्ति ने मशीन के द्वारा चलाकर उसी काम को कर दिए गए। 7 व्यक्ति तो बेरोजगार हो गए।
बेरोजगार होने वाले व्यक्ति, अब क्या करें कि हम लोगों को तो शहर ग्रामीण इलाके में तो काम मिलेगा नहीं। अब क्या करते हैं ना, जो बेरोजगारी हो गए हैं जो व्यक्ति, वह शहरी की ओर, शहर सिटी की ओर पलायन, मतलब सिटी की ओर, शहरों की ओर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मद्रास जाकर वो काम करना शुरू कर दिया। इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि हरित क्रांति का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यही था, याद रखिएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। गरीब और भूमिहीन किसानों का शोषण हुआ और दमन हुआ, बिल्कुल सही बात है, जिससे देश में नक्सली आंदोलन को बल मिला। और इस तरह से देखिए, किसान को अगर सही ढंग से उचित अगर हम वो जो चीज उन लोगों को खाद्य पदार्थ वगैरह जो भी चाहिए उन लोगों को अगर सही से हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे और उनकी जमीन पर हम लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा देंगे, तो दिन प्रतिदिन किसान जो है ना दबते चले जाएंगे और इस तरह से नक्सलीवादी आंदोलन का बढ़ता हुआ हम लोगों को देखने को मिलेंगे। यह था हम लोग सर हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव। क्या था? हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव। हम आशा कर रहे हो कि तोहनी हमार बतवा बुझी गली, जेटा तोहनी हमें बुझाल चाहो होलियो। अगर बुझी गली तो एक बार डन कर देवी, तोहनी के खातिर हम बहुत मेहनत कर रही हो। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 1890 के आम चुनाव में कांग्रेस विजय हुई। ऐसे क्यों कारण था, क्या कारण था कि 1890 के चुनाव में कांग्रेस विजय हो गई? यही क्वेश्चन था जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते थे, तो इसका आंसर हम लोग बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर आते से 29। अभी हम लोग ये क्वेश्चन को भी देखने वाले हैं, बस आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में नेक्स्ट पे आते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? आपसे पूछा जाएगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का छपेगा। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का आपके पेपर में छपेगी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। आंदोलन की स्थापना, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1947 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में किया गया था। कई बार पूछा गया है, कई बार, कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की राजधानी कहां है, तो बताएंगे सर याद रखिए, मतलब उसका मुख्यालय तो बताएंगे बेलग्रेड में। इसका संस्थापक भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ टीटे थे। या तो हम लोग बोलते हैं, देखिए 2 टीटे हैं, दोनों टीटे, मार्शल टीटो है, वो नहीं है यहाँ पे आपका, यहाँ पे जोसेफ टीटो है। 3 व्यक्ति ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत किया था। समझिएगा कौन कौन। आंदोलन की स्थापना 1947 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में किया गया था। यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में किया गया था। इसके संस्थापक भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ टीटो थे। इस संगठन को बनाने में इन 3 व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान रहा। गुट निरपेक्ष का मुख्य उद्देश्य था किसी भी सैनिक गुट में शामिल न होना। गुट निरपेक्ष का मुख्य उद्देश्य था, यह उद्देश्य कई बार पूछा जाता है कि गुट निरपेक्ष का मुख्य उद्देश्य क्या था, इस संगठन को बनाने का मेनली काम क्या था, इसका क्यों बनाया गया था। तो बताएगा कि गुट निरपेक्ष का मुख्य उद्देश्य था किसी भी सैनिक गुट में शामिल ना होना। जैसे आप सभी को पता है कि शीत युद्ध जैसे समाप्त हुए, सोवियत संघ का विघटन हो गया। विघटन होने के बाद पूरे दुनिया में 2 देश थे, एक सोवियत संघ और अमेरिका, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश थे। तो यह संगठन बनाया गया और कहा कि किसी भी सैनिक गुट में हम लोगों को शामिल नहीं होना है। समझिएगा, शीत युद्ध में भाग नहीं लेना है, और हम लोग जो है शीत युद्ध में भाग नहीं लेंगे। पूरी दुनिया शांति बहाल करना है, और पूरी दुनिया में शांति बहाल करना मतलब शांति स्थापित करना। इस कारण से जो है ना, याद रखिएगा, इन तीनों ने मिलकर एक सोचा कि एक नया संगठन बनाया जाए जिसे हम लोग गुट निरपेक्ष संगठन के नाम से हम लोग जानते हैं। पहली दुनिया में अमेरिका एवं दूसरी दुनिया में रूस और तीसरी दुनिया में गुट निरपेक्ष देश शामिल थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझिएगा। पहली दुनिया में अमेरिका एवं दूसरी दुनिया को रूस और तीसरी दुनिया में गुट निरपेक्ष के देश शामिल थे। पहली दुनिया में कौन? अमेरिका। मैंने बताया था दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश अमेरिका था, दूसरा नंबर में रूस था, और तीसरा नंबर में जो भारत, यूगोस्लाविया और एक था सर यूगोस्लाविया, याद रखिएगा, और एक था मिस्र। तीनों ने मिलकर जो संगठन किया था गुट निरपेक्ष आंदोलन, उसका ये तीसरा स्थान पर आते थे। आशा करते हैं कि यह भी क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आएगी तो तीनों क्वेश्चन को आप इजीली से कर लेंगे। अब आते सर महिला शक्तिकरण से संबंधित किसी एक आंदोलन पर टिप्पणी लिखना है। क्या लिखना है? टिप्पणी लिखना है। इसको देखेंगे हम लोग। चीन की बढ़ती अर्थव्यवस्था का क्या परिणाम है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, और यह क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स की छपेगी।
कि चीन की बढ़ती अर्थव्यवस्था का क्या कारण है। चीन जो है ना, दिन प्रतिदिन चीन की अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होती जा रही है। आप सभी को, हम लोग अपने अक्सर के आंखों से देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो है ना, चाइना दिन प्रतिदिन उनकी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग हो रही है। मैं पहली बात बता दूं, वहां पे स्ट्रांग इसलिए हो रही है, हमें जहां तक लगता है कि हमारे देश, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश तो भारत है, सबसे ज्यादा टेक्निकल समाज वगैरह सब कुछ तो भारत में है, लेकिन आज भी भारत दूसरे से, पता है, मैं बात करूं आप लोग का सूचकांक जो होती है ना, पूरा देश भर में सर्वे, भारत 131वां नंबर पे है। भारत से 130 ऐसा देश है जो भारत से रोजगार में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में आगे हैं, जिसमें शामिल है छोटा छोटा देश म्यांमार, फिलीपींस, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, जापान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, सोचिए यहाँ शामिल है। हमारे देश आज अगर विकास की ओर अगर आगे नहीं बढ़ पा रही है दूसरे देशों की तुलना में, इसका एक ही मुद्दा है, क्या पता है? यहाँ पे जात पात का ज्यादा ध्यान दिया जाता है, नेतागिरी का ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हम लोगों को तो टेक्निकल के बारे में सोचना चाहिए। अगर दुनिया का हम लोग सबसे बड़ा देश मानते हैं, हमारे भारत देश अगर दुनिया का सबसे बड़ा अगर देश है जनसंख्या की दृष्टि से, टेक्निकल के मामले से हमें लग रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा आगे होना चाहिए, क्योंकि जब आबादी हो रही है तो सोच भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे देखिए 131 देश के नंबर पे आते हैं सूचकांक, जो पूरे साल भर में सर्वे होती है, HDI ह्यूमन इंडेक्स, सॉरी HID ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट। सोचिए, तो यहां से हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में, अब जितना भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन छपी है, जितना भी क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, सारा क्वेश्चन को मैं आप लोगों को एक अगला वीडियो में बेहतरीन ढंग से मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं सर 5 मार्क्स का एक अलग से वीडियो होना चाहिए, तो आप लोग जरूर बताइएगा। साथ ही साथ जब भी शुरू से वीडियो देखे हैं और अंत तक अंदर से क्या फील हो रहा है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो हम लोग अच्छे ढंग से अपने लैंग्वेज में लिख पाएंगे या नहीं, अपने लैंग्वेज में, क्योंकि पेपर में लिखा रहता है अभ्यर्थी अपने भाषा में उत्तर दे। अगर आप लिख पाएंगे तो डन कर दीजिए सर, आप जो चीज समझा हम लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।